Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022। तो जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। 12 male scientists were awarded India's top Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology in 2022. The award were announced at the inaugural session of the CSIR NISC PR 1 Week 1 Lab program. जो 12 मेल साइंटिस्ट है उनको दिया गया है इंडिया का टॉप शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2022 का। ये जो अवार्ड है इसको अनाउंस किया गया था जो इनॉग्रल सेशन था CSIR NISC PR 1 Week 1 Lab प्रोग्राम का, उस दौरान। However, no female scientists have been chosen for this year. लेकिन कोई भी फीमेल साइंटिस्ट को नहीं चूज किया गया इस साल के लिए। The award were last announced in 2021 और ये जो अवार्ड था इसको लास्ट अनाउंस किया गया था 2021 में। इस अवार्ड के बारे में और CSIR के बारे में हम जान ले। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, Shanti Swarup Bhatnagar Annual Prize for Science and Technology, established in 1957, named after Dr. Shanti Swarup Bhatnagar, the founder director of CSIR. Since its inception, only 19 women scientists have been the recipient of the SSB award. शांति स्वरूप भटनागर एनुअल प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। इसका नाम जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया था जो कि फाउंडर डायरेक्टर थे CSIR के। इसके इंसेप्शन के बाद से अभी तक सिर्फ 19 वुमेन साइंटिस्ट ही ऐसी है जो कि रिसिपेंट है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की। CSIR के बारे में हम जान ले। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1942, headquartered in New Delhi as an autonomous body that has emerged as the largest research and development organization in India and also among the world's largest publicly funded research and development organization. जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1942 पे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इमर्ज किया है लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारत का, और साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये कंप्राइज करता है 37 नेशनल लेबोरेटरी को, 39 आउटरीच सेंटर, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 यूनिट को। The Ministry of Science and Technology operate autonomously under the Society Registration Act 1860 और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ऑपरेट करता है ऑटोनोमसली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से। स्कोप क्या है इसका? इनकम्पास वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग फिजिक्स, जीनोमिक, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स एंड मोर, कंडक्ट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लाइड रिसर्च ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो ये है ये इनकम्पास करता है बहुत सारे फील्ड को जिसमें कि फिजिक्स, जीनोमिक, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स और सब भी आते हैं। ये कंडक्ट करता है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल अप्लाइड रिसर्च को नेशनल इंपॉर्टेंस का। स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्स ऑफिशियो, ये सारे इसके स्ट्रक्चर में है। इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एड्रेसिंग कोविड-19 थ्रू टेक्नोलॉजी वर्टिकल इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक, ड्रग रिपर्पसिंग एंड मोर। इसने एड्रेस किया था कोविड-19 को टेक्नोलॉजी वर्टिकल के माध्यम से जिसमें कि डायग्नोस्टिक, ड्रग रिपर्पसिंग और भी स्टेप्स थे। डेवलप किया गया इंडाइजेनस टेक्नोलॉजी को जैसे कि हेड अप डिस्प्ले फॉर एयरक्राफ्ट, सोलर ट्री फॉर क्लीन पावर एंड लिथियम आयन बैटरी फैब्रिकेशन, इस सब को डेवलप किया गया इंडाइजेनसली। एग्रीकल्चर इनिशिएटिव सच एज बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट राइस, व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी एंड मोर। और एग्रीकल्चर इनिशिएटिव भी था जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस राइस हो गया, व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी हो गया। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जैसे कि जीनोमिक और दूसरा ओमिक टेक्नोलॉजी मेडिकल डिसीजन सपोर्ट के लिए, और सीर स्कैनर मिल्क के एडल्ट्रेशन को डिटेक्शन के लिए। फूड एंड न्यूट्रिशन एफर्ट जिसमें कि इंक्लूड किया गया डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को ताकि एड्रेस किया जा सके एनीमिया को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्या समीक्षा केंद्र। तो हम जानेंगे विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अर्जिंग स्टेट टू एस्टैब्लिश विद्या समीक्षा केंद्र विच आर डाटा रिपोजिटरी अंडर द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अर्ज किया है स्टेट से कि वो एस्टैब्लिश करे विद्या समीक्षा केंद्र को जो कि डाटा रिपोजिटरी होगा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंतर्गत। ये जो सेंटर होंगे ये कलेक्ट करेंगे डाटा को वेरियस एजुकेशनल स्कीम का जिसको कि रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये इंक्लूड करेगा मिड डे मील प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक कंटेंट्स, स्कूल अटेंडेंस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग को। Currently, a central Vidya Samiksha Kendra center is managed by Ernst and Young and is operated on an open source C-Cube software.
Data is manually input and accessible in downloadable Excel format, but the plan is to shift to automatic data integration using application programming interface integration. This aligns with the National Education Policy of 2020, aiming to make data open sources. अभी क्या है, प्रेजेंटली सेंट्रल विद्या समीक्षा केंद्र जो है उसको मैनेज किया जाता है अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा। ये ऑपरेट करता है ओपन सोर्स सी क्यूब सॉफ्टवेयर के ऊपर। डाटा को मैनुअली इनपुट किया जाता है और ये एक्सेसिबल होता है डाउनलोडेबल एक्सेल फॉर्मेट पे। लेकिन प्लान है कि इसको शिफ्ट किया जाए ऑटोमेटिक डाटा इंटीग्रेशन में उपयोग करके एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इंटीग्रेशन का। ये अलाइन करेगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसके साथ, जिसका मकसद है डाटा को ओपन सोर्स में लाना। सिग्निफिकेंस की अगर हम इसकी बात करें, द गोल इज टू एनालाइज डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर कोरिलेशन एंड इनसाइट। फॉर एग्जांपल, अटेंडेंस पैटर्न कैन बी कोरिलेटेड विद स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट और लिंक टू इफेक्टिवनेस ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। जो गोल है इसका कि एनालाइज किया जाए डाटा को जो वेरियस सोर्सेस है ताकि कोरिलेशन और इनसाइट उसे किया जा सके। जैसे कि अटेंडेंस पैटर्न को कोरिलेट किया जाएगा स्टूडेंट के ड्रॉप आउट रेट के साथ और लिंक किया जाएगा जो इफेक्टिवनेस है मिड डे मील प्रोग्राम का उसके साथ। ये जो आपका विद्या समीक्षा केंद्र है इसको इंटेंट मकसद है कि मैप करना स्कूल के लोकेशन को और पॉपुलेशन डाटा को, ताकि एसेस किया जा सके ग्रोथ एक्सेस रोटिया को, मदद किया जा सके प्लान करने में न्यू स्कूल को, इंडस्ट्री क्लस्टर को और स्किल रिक्वायरमेंट के ऊपर। और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि बेस्ड होगा डिमांड एंड फर्दर सिनेरियो के ऊपर। This initiative aims to improve educational data analytics and enhance decision making in the education sector. और ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि इम्प्रूव किया जाए एजुकेशनल डाटा एनालिटिक्स को और इनहेंस किया जाए डिसीजन मेकिंग को एजुकेशन सेक्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट समुद्रयान। तो हम जानेंगे प्रोजेक्ट समुद्रयान के बारे में। Indian scientists are gearing up for an ambitious project called Samundrayan, which involves sending 3 people 6,000 meter underwater in a domestically developed submersible named Matsya 6000। जो इंडियन साइंटिस्ट है वो तैयारी कर रहे हैं अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है समुद्रयान का, जिसमें कि भेजा जाएगा 3 पीपल को 6,000 मीटर अंडर वाटर डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमर्सिबल के अंदर, जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। This mission aims to explore the ocean depth of precious metal and minerals such as cobalt, nickel and manganese। और ये जो मिशन है इसका मकसद है कि एक्सप्लोर किया जाए ओशियन डेप्थ को प्रीसियस मेटल और मिनरल्स के लिए, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया। Matsya 6000 Matsya 6000 has been in development for nearly 2 years and will undergo its first sea trial in Bay of Bengal of the Chennai coast in early 2024। जो मत्स्य 6000 है वो डेवलपमेंट में है नियरली 2 ईयर्स से, और ये जो अपना पहला सी ट्रायल करेगा बे ऑफ बंगाल ऑफ चेन्नई कोस्ट के पास अर्ली 2024 पे। द सबमर्सिबल डिजाइन हैज बीन रिव्यूड केयरफुली टेकिंग इनटू अकाउंट मटेरियल्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रिड्यूंडेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। और ये जो सबमर्सिबल डिजाइन है इसको रिव्यू किया गया है बहुत ही ध्यान से, कंसीडर किया गया है अकाउंट का मटेरियल को, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रिड्यूंडेंसी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। The submersible design include a 2.1 meter diameter sphere made of 80 millimeter thick titanium alloy capable of withstanding the immense pressure at 6,000 meter depth, which is 600 times greater than the sea level pressure. The vehicle is designed to operate continuously for 12 to 16 hours with a 96-hour oxygen supply। ये जो सबमर्सिबल डिजाइन है ये इंक्लूड करता है 2.1 मीटर डायमीटर स्फीयर का, जो कि बना हुआ है 80 मिलीमीटर थिक टाइटेनियम एलॉय से। ये कैपेबल है कि ये टॉलरेट कर सकता है इमेंस प्रेशर को भी 6000 मीटर के डेप्थ पे, जो कि 600 टाइम ग्रेटर होता है सी लेवल का प्रेशर से। जो व्हीकल है उसको डिजाइन किया गया है ताकि वो ऑपरेट कर सके कंटिन्यूअसली 12 से 16 आवर्स तक, और इसमें 96 आवर का ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा। मिशन समुद्रयान। The Samundrayan mission is a part of Deep Ocean mission and sea trial at a depth of 500 meter are planned for the first quarter of 2024. The mission full realization is expected by 2026। तो समुद्रयान मिशन है ये आपका पार्ट है डीप ओशियन मिशन का ही, और जो 3 ट्रायल है जो डेप्थ है 500 मीटर का उसके लिए प्लान किया गया है, जो पहला क्वार्टर होगा 2024 का उस दौरान किया जाएगा। जो मिशन है वो पूरी तरीके से रियलाइज होगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक। It is worth noting that only a few countries including US, Russia, Japan, France and China have developed manned submersible। और ये नोट करने वाली बात है कि बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज है जिसने की डेवलप किया है मैन सबमर्सिबल को, जिसमें कि यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्री आती है। In addition to searching for valuable mineral like nickel, cobalt and manganese,
Mercier 6000 will investigate the chemosynthetic biodiversity in hydrothermal vent and low temperature methane ship in the ocean. ये सर्च तो करेगा ही वैल्यूएबल मिनरल का, जिसमें कि निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे मिनरल आते हैं। उसके अलावा भी मर्स 6000 जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कीमोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी को हाइड्रोथर्मल वेंट के लिए, और जो लो टेम्परेचर मीथेन शिप है ओशियन में उसके ऊपर भी ये इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी ये मल्टीपर्पज काम करेगा। डीप ओशियन मिशन, जो डीप सी माइनिंग है अंडर वाटर व्हीकल की मदद से और अंडर वाटर रोबोटिक की मदद से किया जाता है। ये जो एक्सक्लूसिव राइट होता है कि एक्सप्लोर किया जाए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को सी बेड में ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे इंटरनेशनल वाटर का। एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल रिसोर्स मटेरियल है वो 380 मिलियन टन है। जो डेवलपमेंट है ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस का, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए, मैराइन बायो रिसोर्सेज के लिए। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कंटेन करता है तो उसमें मैंगनीज सबसे ज्यादा है, देन निकल, कोबाल्ट और कोबाल्ट है। डीप ओशियन सर्वे और एक्सप्लोरेशन में ये मदद करेगा। डीप ओशियन मिशन जो है एनर्जी जो होगा ओशियन का और ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनाइजेशन का और क्रीली फिशरी फ्रॉम साउथर्न ओशियन, इन सब में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग टू कंट्रोल मॉस्क्यूटो। तो हम जानेंगे जो बात कही गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ताकि कंट्रोल किया जा सके मॉस्क्यूटो को। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बीइंग यूज्ड टू अपग्रेड मॉस्क्यूटो कंट्रोल एफर्ट ड्यू टू द ऑनगोइंग थ्रेट ऑफ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग किया जा रहा है अपग्रेड करने के लिए मॉस्क्यूटो कंट्रोल एफर्ट को, ताकि कंट्रोल किया जा सके जो थ्रेट बन गया है मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज का। Recent advancement in genome sequencing technology have provided researcher with access to mosquito genome, particularly Anopheles stephensi, a major malaria vector mosquito. और अभी हाल ही फिलहाल में जो एडवांसमेंट देखा गया है जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये प्रोवाइड कर रहा है रिसर्चर को कि वो एक्सेस कर पा रहे हैं मॉस्क्यूटो के जीनोम्स को, पार्टिकुलरली एनोफेलस स्टेफेंसी का, जो कि एक मेजर मलेरिया वेक्टर मॉस्क्यूटो है। और जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है जिसमें कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी काफी मदद कर रहा है एम्प्लॉय करने में, कंट्रोल करने में मॉस्क्यूटो के पॉपुलेशन को, इंटरफेयर करके उनके रिप्रोडक्शन में। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो है ओरिजिनली कंसीव किया गया था ऑस्टिन बल्ट के द्वारा 2003 पे। ये अल्टर कर रहा था मॉस्क्यूटो के डीएनए को ताकि रिड्यूस किया जा सके उनके रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को और उनको स्टेराइल बनाया जा सके। ये रोकता है ट्रांसमिशन को डिजीज जैसे कि मलेरिया को। कुछ जो अप्रोचेस है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि इनहेंस किया जाए जीन्स को मॉस्क्यूटो पे ताकि प्रोड्यूस किया जा सके एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को, डिसरप्ट किया जा सके डिजीज के ट्रांसमिशन को। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्यूटो जैसे कि आपका OX5034 जो है इसको रिलीज किया गया है कुछ एरियाज में ताकि रिड्यूस किया जा सके मॉस्क्यूटो के पॉपुलेशन को। ये दर्शाता है प्रॉमिसिंग रिजल्ट को डिक्रीज करने में डिजीज के इंसिडेंट को। इस कारण ये जो टेक्नोलॉजी है ये आता है कुछ पोटेंशियल रिस्क के साथ भी, लेकिन जैसे कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होना, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस इसका होना इकोसिस्टम के ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसका बेनिफिट है तो कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल इश्यू। तो जो नया सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है इन्वायरमेंटल इश्यू के लिए, जानेंगे हम इसके बारे में। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी to replace an ad hoc expert panel with the same name that has been assisting the Supreme Court on forest and environmental issues since 2002। जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टैब्लिश किया है एक नया सेंट्रल एम्पावर कमिटी को जो कि रिप्लेस करेगा जो एड हॉक एक्सपर्ट कमिटी है, पैनल है जिसका सेम नेम है, जो कि मदद कर रहा था सुप्रीम कोर्ट का फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल इश्यू को लेकर 2002 से। ये जो मूव है ये एक कॉन्सर्न रेज कर रहा है कमिटी के इंडिपेंडेंस को लेकर और गवर्नमेंट के कंट्रोल को लेकर। ये जो न्यू स्ट्रक्चर है सेंट्रल एम्पावर कमिटी का, ये कंसिस्ट करेगा चेयरपर्सन को, मेंबर सेक्रेटरी को और 3 एक्सपर्ट मेंबर होंगे जिनको कि अपॉइंट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो चेयरपर्सन होंगे कम से कम उनका 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फील्ड पे। यह सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विंग इन मैक्सिमम टर्म ऑफ 3 ईयर का। जरूरत क्यों पड़ा ये रिस्ट्रक्चरिंग करने का? तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है सीईसी कमेटी का, ये जो पैसेज हुआ आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 उसके बाद हुआ है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये कमजोर कर रहा है एग्जिस्टिंग सेफगार्ड को इंडियन फॉरेस्ट लॉ का और पोटेंशियली फैसिलिटेट कर रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन पे। ये जो बदलाव किया गया है इस कमिटी के कंपोजिशन पे, इसने क्वेश्चन रेज कर दिया है इसके एबिलिटी को लेके कि ये क्या फंक्शन कर पाएगा इंडिपेंडेंटली या नहीं, और एक क्या इश्यू है कि क्या ये इम्पार्शियल जजमेंट करेगा कि नहीं। इस कारण इसके मेंबर जो है सारे सिविल सर्वेंट होंगे जो अपॉइंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए डाउट क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब तक कमेटी अपना काम नहीं करेगा तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.